तो मैं हूं आपका ब्रजेश वास्तु कंसल्टेंट एक बार फिर आपके साथ। इस वीडियो में हमें चर्चा करनी है सन पाथ, सूर्य का पथ जिस मार्ग पे वह उदय और अस्त होने के बीच चलता है। जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने आपसे वादा किया था कि नाटा वालों के लिए कुछ आवश्यक जानकारी मुझे अपने चैप्टर में समाहित करनी है। तो हम देखेंगे कि सूर्य पृथ्वी से उदय होने की दिशा ईस्ट और अस्त होने की दिशा सनसेट का डायरेक्शन वेस्ट, और इस बीच में सूर्य किस तरह कौन से मार्ग से चलता है जिससे वास्तु प्रभावित होती है, और वास्तु के महत्वपूर्ण सूत्र इस पर आधारित हैं। बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर आज ले रहे हैं और ये साथ में काम आएगा एस्ट्रोलॉजी वालों के लिए। एस्ट्रोलॉजी में कैलकुलेशन सूत्र कहाँ टिके हुए हैं और किस तरह सूर्य पर आधारित हैं। देखिए, पृथ्वी गोल होती है और सूर्य पूर्व से निकलकर वेस्ट की तरफ सेट होता है। इस स्थिति में वह करेक्ट ईस्ट से नहीं निकलता है और करेक्ट वेस्ट में नहीं जाता है। वह समय है 21 मार्च, जब वह करेक्ट ईस्ट से निकलकर वेस्ट में सेट होता है। अदरवाइज या तो वह ईस्ट से कुछ उत्तर की तरफ रहेगा या ईस्ट से कुछ दक्षिण की तरफ रहेगा। जब वह सेट होगा तभी भी वही स्थिति है, वेस्ट से नॉर्थ की तरफ या वेस्ट से कुछ साउथ की तरफ होता है। अब मैं आपको इसे ग्राफिकल समझाता हूं। ये अब आप देखें, यह पृथ्वी का नक्शा है। गोल पृथ्वी है। ये दिशाएं हैं नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। ये लकीरें पृथ्वी पर सूर्य उदय होने की स्थिति में सूर्य के द्वारा अपनाया जाने वाला मार्ग, दैट इज सन पाथ। अब आप यहाँ ये देखें कि दिसंबर में सूर्य इस दिशा से उदय होता है, यानी सूर्य पूर्व से उदय होता है, लेकिन कुछ समय वह पूर्व से ईस्ट से नॉर्थ साइड होता है और कुछ समय ईस्ट से साउथ तरफ उसके उदय की स्थिति बनती है। सनराइज डायरेक्शन दिसंबर 21 को सनराइज पोजीशन इस दिशा पे है, जनवरी 21 पे इस दिशा पे है, फरवरी 21, मार्च 21, अप्रैल, मई एंड जून 21 को सूर्य इधर से उदय होता है। जून के बाद जुलाई में फिर वापस लौटेगा वह। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर को सूर्य इधर से उदय होगा, देन दिसंबर को फिर वापस आएगा एंड देन रिपीट होगा। इन पूरी स्थिति में सूर्य उदय होने पर वह सेंटर लाइन, दैट इज ईस्ट वेस्ट लाइन, जिसे इक्वेटर लाइन कहते हैं, इसको क्रॉस करता है। मतलब इक्वेटर लाइन से वह नॉर्थ तरफ नहीं बल्कि साउथ तरफ का रास्ता अपनाता है। सन पाथ इक्वेटर से साउथ तरफ है। नाटा एस्पायरेंट के लिए यह देखना है कि सन का पाथ उदय होने के बाद, सनराइज के बाद टुवर्ड साउथ जाता है, वह नॉर्थ में आता ही नहीं है। जब हम कहते हैं कि सूर्य उत्तरायण हो रहा है या दक्षिणायन हो रहा है, तो वह अपेक्षाकृत नॉर्थ की तरफ है या साउथ की तरफ है, इसकी बात करते हैं। वह नॉर्थ में आता ही नहीं है। अभी नाटा एस्पायरेंट को अपने सवाल का जवाब मिल चुका है कि वह कौन सा डायरेक्शन है जहां साल के अधिकतर दिनों में शेडोलेस लाइट मिलती है। मैक्सिमम शेडोलेस लाइट लेने के लिए वह दिशा नॉर्थ है और अधिकतम सोलर एनर्जी प्राप्त करने के लिए वह दिशा साउथ है और वेस्ट है। मेन साउथ तरफ सन का इंक्लिनेशन है। यह पॉइंट मिड डे का है। ये पॉइंट सनराइज के टाइम है।
और ये पॉइंट सनसेट के पॉइंट हैं। 21 जून को सूर्य अधिकतर समय पृथ्वी पर प्रकाश देता है, इसलिए इसे बोलते हैं लॉन्गेस्ट डे। और यह है शॉर्टेस्ट डे। 21 दिसंबर 21 दिसंबर शॉर्टेस्ट डे, सबसे छोटा दिन। तो दोस्तों, यह नाटा AIEEE के प्रतिभागियों के लिए, जिन्हें एग्जाम देने हैं, उनके लिए जानकारी थी। अब आगे कुछ और भी बात करेंगे जो काम आएगी एस्ट्रोलॉजी से संबंधित लोगों के लिए और वास्तु से संबंधित लोगों के लिए। दोस्तों, ये 21 जून को अगर हम स्ट्रेट कर दें यहाँ पे, तो यह वह लाइन है जिसे कहते हैं कर्क रेखा, कैंसर। और दूसरी लाइन 21 दिसंबर को स्ट्रेट खींचे तो यह लाइन है मकर रेखा, कैप्रिकॉर्न। ये है इक्वेटर। तो दोस्तों, ये 21 जून को जब सूर्य फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, इस समय वह कर्क राशि में प्रवेश करता है। कर्क राशि में प्रवेश करने का समय शास्त्रों के हिसाब से 17 जुलाई से 17 अगस्त के बीच का है। मतलब 21 जुलाई यहाँ पे है, 17 जुलाई से शुरू करते हैं, 17 जुलाई से 21 अगस्त जाकर के फिर लौट के आएगा। इतने समय को ये अप्रैल, मई, जून, जुलाई, मतलब यहाँ पे करीब आएगा। और अगस्त का 1 महीने का लगभग का समय माना जाता है कि सूर्य कर्क राशि में है, मिथुन राशि से कर्क राशि में जाता है। और भारत में कर्क रेखा मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर से होकर जाती है। यही कारण है कि उज्जैन शहर में एक जंतर मंतर है, वेधशाला है, जिसे जयपुर के महाराजा जयसेन द्वितीय ने बनवाया था। वो यह कर्क रेखा उज्जैन शहर से होकर जाती है और इस तरह के कामों के लिए, एस्ट्रोलॉजी के लिए वह उपयुक्त जगह है। वो वहाँ पे इस तरह की एक्टिविटीज ज्यादा है और आप देखेंगे कि अधिकांश हिंदू कैलेंडर वहीं से प्रकाशित होते हैं। साल का पहला त्योहार मकर संक्रांति को बोलते हैं। वह पड़ता है 14 जनवरी के आसपास और यह है मकर रेखा, कैप्रिकॉर्न। सूर्य अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और ये वापस जाएगा जनवरी, फरवरी, मार्च। तो जब ये सूर्य इधर पहुंचेगा तो इसको बोलते हैं मकर राशि में प्रवेश। ये मकर रेखा है, कैप्रिकॉर्न, मकर राशि में प्रवेश 14 जनवरी का लगभग इसका समय है। इस समय सूर्य धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करता है और धनु राशि से भ्रमण काल को खरमास बोलते हैं। इस समय कोई भी शुभ कार्य वर्जित होते हैं। तो 14 जनवरी के बाद 15 जनवरी से सभी शुभ कार्य, शादी, बैंड बाजा, बारात यहीं से शुरू होते हैं। इस समय सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है और इस प्रवेश करने को कहते हैं संक्रांति। वर्ष भर में 12 संक्रांतियां होती हैं, जिसमें मुख्य है मकर संक्रांति और कर्क संक्रांति। मकर संक्रांति अग्नि तत्व की शुरुआत होती है। कर्क संक्रांति में जल तत्व की शुरुआत होती है। सूर्य के उत्तरायण होने और दक्षिणायन होने में, सूर्य के उत्तरायण होने से देवताओं के दिन शुरू होते हैं। जब सूर्य इधर चलेगा दिसंबर से जनवरी, फरवरी, मार्च, तो इसको बोलते हैं उत्तरायण। दिसंबर के बाद सूर्य उत्तरायण होना शुरू हो जाता है, जिसे हम मनाते हैं 14 जनवरी में। कहीं उसको बोलते हैं खिचड़ी, कहीं उसको बोलते हैं संक्रांति, कहीं उसको बोलते हैं पोंगल। इस तरह हर जगह अलग अलग त्योहार मनाए जाते हैं और 12 संक्रांतियों में भी अलग अलग देश के विभिन्न हिस्सों में अलग अलग त्योहार मनाए जाते हैं। तो सूर्य के इधर बढ़ने की स्थिति को
उत्तरायण बोलते हैं। जब वह दिसंबर से जून तक आएगा, उत्तरायण था। जब वह वापस लौटना शुरू करेगा जुलाई अगस्त, तो इसको बोलेंगे दक्षिणायन होना शुरू हो गया। तो जब सूर्य उत्तरायण होने लगता है तो इसे कहते हैं देवताओं के दिन की शुरुआत, संक्रांति के बाद। और इसका सभी 12 राशियों के व्यक्तियों पर प्रभाव पड़ता है। मकर संक्रांति का समय जब वह मकर राशि में प्रवेश करता है, लगभग 21 दिसंबर से 19 जनवरी के बीच का समय है। तो यहाँ मैं आपको एक बात और बता दूं, आज से लगभग 3000 साल पहले मकर संक्रांति 31 दिसंबर को पड़ती थी और लगभग 2-2,500 साल पहले 21 दिसंबर को मकर संक्रांति होती थी। आज मकर संक्रांति लगभग 14 जनवरी को होती है। अगले 9000 साल बाद यह जून में पहुंच जाएगी। पृथ्वी पर समय के थोड़े अंतराल के कारण यह स्थिति बनती है। तो दोस्तों, ये था सूर्य के भ्रमण का पृथ्वी पर प्रभाव। इसके अलावा सूर्य के द्वारा अपनाया जाने वाला मार्ग इक्वेटर से साउथ की तरफ डिक्लाइन है, वह नॉर्थ में नहीं आ रहा है। यह सेंट्रल लाइन प्राइम मेरिडियन लाइन है। आपने देखा ग्राफिकली कि किस तरह सूर्य पृथ्वी पर उदय और अस्त होता है। सूर्य के उदय और अस्त होने की स्थितियां, सनसेट और सनराइज की स्थितियां। दोस्तों, पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा लगाती है, जिसमें उसे एक वर्ष का समय लगता है। और इस परिक्रमा से ऋतु परिवर्तन, मौसम में चेंजेस आते हैं। दूसरा, वह अपने एक्सिस पर घूमती है, जिससे दिन और रात होते हैं। एक्सिस में घूमने की स्थिति इस तरह है कि पृथ्वी अपने एक्सिस से 23.4 डिग्री इंक्लाइन है। इस इंक्लाइन होने की स्थिति में सन की रेस उसके नॉर्थ पोल पर 6 महीने नहीं पड़ेगी और नेक्स्ट 6 महीने सूर्य की किरणें लगातार पड़ेंगी। वहां पे एक देश है नॉर्वे, जहां लगातार 6 महीने धूप रहती है और लगातार 6 महीने छाए रहती है, अंधेरा रहता है। इसी तरह साउथ पोल में भी यही स्थिति बनती है, लगातार 6 महीने सूर्य का प्रकाश और लगातार 6 महीने अंधकार। इस वीडियो से सबको अपने अपने मतलब की चीजें ग्रहण करनी है। तो नाटा वालों ने देखा कि सूर्य की चलने की दिशा, सूर्य के भ्रमण की दिशा में वह उत्तर दिशा से प्रकाश नहीं दे रहा है। भवन को उत्तर दिशा से प्रकाश नहीं मिलता है, तो उत्तर दिशा से मिलने वाले प्रकाश में शैडो कम बनती है या नहीं बनती है। इसलिए वह दिशा जहां से शैडोलेस लाइट मिलती है वह है उत्तर दिशा। अभी हम इसके बाद बात करेंगे वास्तु वालों के लिए। वास्तु वालों ने यहां देखा कि उत्तर दिशा वह दिशा है जहां से प्रकाश तो मिल रहा है, लेकिन सन रेज डायरेक्ट नहीं आती हैं और वह हार्मफुल नहीं है। उनकी अल्ट्रावायलेट रेज, एक्सेसिव रेज, गामा रेज, इंफ्रारेड रेज जो एक्सेसिव होने पर हमें नुकसान पहुंचाती हैं, वह नॉर्थ दिशा से नहीं आती हैं। इसीलिए नॉर्थ की दिशा पर मैक्सिमम ओपनिंग रखने की बात की गई है। अधिकतम खिड़कियां उत्तर दिशा और पूर्व दिशा में की गई हैं। पूर्व दिशा तो सूर्य के उदय होने की दिशा है, वह नई रोशनी लेकर आता है, नई ऊर्जा लेकर आता है। तो हमें पूर्व और उत्तर दिशा में अधिकतर ओपनिंग खिड़कियां रखनी है, दक्षिण पश्चिम को बंद रखना है। यह सूत्र यहां से प्रतिपादित होता है, जैसा आपने ग्राफिकली देखा। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहे हैं और इस तरह की और कोई जानकारियां, नाटा वाले खासकर, वास्तु वाले खासकर, एस्ट्रोलॉजी को मैं अभी पीछे रखूंगा, उसमें मुझे उतनी जानकारी नहीं है। तो नाटा और वास्तु से संबंधित खास डिमांड के लिए आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। तो धन्यवाद आपका। विजय।